हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ब्लड की नेक्स्ट क्लास में अपन आज डिस्कशन करते हैं ब्लड सेल के बारे में। इससे पहले वाली में अपन ने देखा था कि ब्लड क्या है और ब्लड के प्लाज्मा के बारे में, तो वो वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो वापस जाके वहां पे देखो। अब उसके बाद में चलते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल है ना, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपन देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। जो प्रोसेस होती है ब्लड सेल के फॉर्मेशन की, इसको अपन हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल का हीमोपोइसिस। इसके बाद में अगर आप आगे चलते हैं तो बनती कहाँ पे, जो ब्लड सेल है वो कहाँ बनती है अपनी बॉडी में? ब्लड सेल बनती है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो मतलब क्या है कि जो बोन के अंदर की स्ट्रक्चर है, बोन को कट करके देखते हैं, अंदर जो डीप स्ट्रक्चर होती है बोन के अंदर, बोन मेरो पाया जाता है, उसके अंदर होती है। उसके अंदर भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, सेल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एक ऐसी स्टेम सेल है, इतनी पावरफुल स्टेम सेल है जो ऑर्गन तक बढ़ाने का काम करवा सकती है। इतनी पावरफुल है तो अपनी पूरी ब्लड की सेल को बढ़ाने का काम करो, खून बनाती है अपना पूरा, इतनी पावरफुल सेल है। तो इसकी जगह कहाँ है भाई? इसकी जगह है रेड बोन मेरो में। बोन मेरो अलग अलग प्रकार का, व्हाइट बोन मेरो, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो के अंदर बढ़ता है। और कौन सी वाली बोन के अंदर बढ़ता है? जो लॉन्ग और फ्लैट बोन हो, जैसे स्टर्नम अपनी चपटी बोन है इसके अंदर। उसके बाद में अपना पेल्विक रीजन वाली बोन हो गई, अपने रिब वाली बोन हो गई, इन बोन के अंदर ये फॉर्मेशन होता है इसका। अब देखते हैं अपन आरबीसी। आरबीसी फर्स्ट सेल है। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है और ये होती है बाई कॉनकेव शेप की। बाई कॉनकेव शेप का मतलब क्या होता है? जैसे एल्पेनलिबे वो चॉकलेट आती है ना, बीच में से चपटी साइड है, उसकी किनारे मोटी होती है, वैसे शेप की। तो जो इसकी साइड सेंटर वाली जगह है वो होती है थिन। सेंटर वाली जगह क्या होती है? थिन। और जो इसकी साइड वाली चीज होती है जगह, स्पेस, वो होता है यहाँ से इसकी डायमीटर ज्यादा, इसकी डायमीटर कम। कारण इसका ये है कि इजीली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अगर ये मोटी रहती ना तो यहाँ पे आई हुई ऑक्सीजन यहाँ से इजीली ट्रेवल नहीं करवा पाती, इसकी वजह से। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं ये फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल लचीली होती है, चूहे की तरह। जैसे चूहे को बिल दिख गया, बिल के अंदर अगर गर्दन पहुंच गई तो चूहा पूरा पहुंच जाएगा, वैसे ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, छोटे छोटे पोर्स में से भी आसानी से निकल जाती है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को ऑक्सीजन देने के लिए। हीमोग्लोबिन अपन अलग से देखेंगे। नेक्स्ट है इसकी डायमीटर, कि इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी डायमीटर होती है 7 माइक्रोमीटर। इसकी मोटाई है वो 7 माइक्रोमीटर है। लाइफ स्पान इसका लगभग 120 दिन। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। और 120 दिन होने के बाद में ना ये टूट जाती है। चलो इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट और अपन देखते हैं, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके अंदर आरबीसी की लाइफ स्पान कम होती है, 80 दिन होते हैं। जब 120 दिन हो गए तो 120 दिन होने के बाद में ये टूटती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर जाके टूटने लग जाती है। अब जब स्प्लीन में टूटेगी तो स्प्लीन में टूट रही है कोई चीज, जहां पे खत्म हो रही है, जैसे शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड है, वहां पे इंसान खत्म हो जाता है तो वहां उसको अपन लेके जाते हैं। वैसे आरबीसी के ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमाउंट। भाई ब्लड का अमाउंट कितना होता है? मेल और फीमेल दोनों के अंदर ब्लड का अमाउंट अलग अलग है। कारण यह है कि उनकी हेल्थ और फिजिकल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। फीमेल के अंदर लगभग 4.5 माइक्रो मिलियन पर ml है आरबीसी का नंबर, और मेल के अंदर 5.4 मिलियन है आरबीसी का नंबर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का इंपॉर्टेंट रूप से फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब रेड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। भाई ऐसी सेल जो रेड है ब्लड की, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब जो अपन ने बोला था इसकी फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर होता है स्टेम सेल से, तो वो कैसे होता है? होता क्या है? सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या काम करवाती है? आगे चल के सिंथेसाइज करवाती है मेगा साइट का। मेगालो ब्लास्ट का फॉर्मेशन करवाए। मेगा मतलब बड़ा और ब्लास्ट मतलब होता है सेल के बनने की पहली वाली स्ट्रक्चर, कि सेल बाद में बनेगी, ये प्रीकर्सर है इसका। मेगालो ब्लास्ट
उसके बाद में बनता है नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट आगे चल के बनाती है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट आगे लास्ट में बनाती है एरिथ्रोसाइट। इस प्रोसेस को पूरे 7 दिन लगते हैं बनने के अंदर। सबसे पहले क्या था, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, उसके बाद में मेगालोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। खास बात क्या होती है, जब ये मेगालोब्लास्ट ये बनना स्टार्ट होने लगती है ना, तब इसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड आने लगता है और ग्लोबिन प्रोटीन भी आने लगती है। तो ये सारी की सारी चीजें आने के बाद में इसके अंदर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करवा देती है। हीमोग्लोबिन यहाँ से भी चला, हीमोग्लोबिन इसमें भी रहेगा, हीमोग्लोबिन इसमें भी, हीमोग्लोबिन इसमें भी लास्ट तक। तो फॉर्मेशन होना यहाँ से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इसके अंदर न्यूक्लियस स्टार्ट में रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये नॉर्मोब्लास्ट से आगे की तरफ जाती है तो यहाँ से इसका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है तो आरबीसी के अंदर एक चीज अपने को इंपॉर्टेंट और लिखनी, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का कारण ये है कि न्यूक्लियस जगह घेरता है। पहली चीज तो मान लो ये आरबीसी थी और आरबीसी में ये यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस ने जगह घेरी, हीमोग्लोबिन आ नहीं पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं आ पाएगा तो आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन ही तो चाहिए अपने को, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करवाएगा। दूसरा यही कारण है इंपॉर्टेंट की न्यूक्लियस के होता है। दूसरा, न्यूक्लियस अगर अंदर पड़ा हुआ होगा तो ये धीरे धीरे साइज को बड़ा करवा देगा इसका, और जब साइज को बड़ा करवाएगा तो आरबीसी की एब्नॉर्मलिटी करवा देगा। ये है रेड ब्लड सेल कि रेड ब्लड सेल क्या होती है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। 7 दिनों तक चलती है। एरिथ्रोसाइट इसकी ऐसी स्टेज है रेड ब्लड सेल की जो ब्लड के सर्कुलेशन में रहती है 1 से 2 दिनों तक, 1 to 2 days तक ये ब्लड के सर्कुलेशन में रहती है, चलती है और वहां पे ठोकरे खाती है। बादाम खाने से नहीं आता, ठोकरे खाने से मेच्योर होता है। तो ये मेच्योर होगी एरिथ्रोसाइट में 1 से 2 दिनों तक ब्लड में घूमती रहेगी तब। उसके बाद में लास्ट में जाके मेच्योर होती, और ये मेच्योर होने के बाद में इसकी लाइफ स्पान 120 डेज है, और 120 डेज के बाद में ये स्प्लीन में जाती है, और स्प्लीन में जाने के बाद में ये टूट जाती है। अब अपन देखते हैं बन तो गई, बढ़ने के बाद में इसका एक निमोनिक और देखेंगे फॉर्मेशन का, वो क्या है वो अपन देख रहे हैं। अब फॉर्मेशन की दूसरी स्टेप अगर अपन निमोनिक से देखें तो एक राजस्थान रॉयल में खिलाड़ी है सूर्यवंशी जो जल्दी आता है खेलने के लिए। तो राजस्थान रॉयल का जो सूर्यवंशी है ना वो जल्दी खेलने के लिए आता है, इसलिए मेरे को राजस्थान रॉयल बहुत प्यारी है। तो इसका अपन क्या कहते हैं, सूर्यवंशी प्ले अर्ली, आई लव राजस्थान रॉयल्स। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमको याद रखने हैं सारे के सारे, यही वो इसकी स्टेप है। कौन कौन सी, एस फॉर स्टेम सेल, पी फॉर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ई फॉर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, I for intermittent, I for intermittent normoblast, L for late normoblast, R for reticulocyte, और लास्ट वाला R फोर एरिथ्रोसाइट। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है यहां से हीमोग्लोबिन इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। इन तीनों नॉर्मोब्लास्ट वाली में ठीक है, इसके नॉर्मोब्लास्ट के बाद वाली जो स्टेप आती है उसमें से न्यूक्लियस निकलने लग जाता है, और ये 1 to 7 days तक 1 to 2 days तक सर्कुलेशन में रहती है। उसके बाद में मैच्योर होती है। सारी की सारी स्टेप में अपने को 7 दिन लगते हैं बनने में।
तो ये निमोनिक याद रखना, सूर्यवंशी प्ले अर्ली, आई लव राजस्थान रॉयल, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बन तो गया, अब बढ़ेगा तो टूटेगा कैसे, टूटने के बाद इसमें क्या होगा, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। अब अपन देख रहे हैं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो आरबीसी जब टूटती है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन, प्रोटीन से। हीम मतलब आयरन की फॉर्म। ऑब्वियस बात है, जब आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, और जब ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो किन किन भागों में बढ़ता है, पहला हीमोग्लोबिन टूटा तो ग्लोबिन बना। ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, और प्रोटीन आगे चल के टूटती है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बढ़ जाती है, और ये अमीनो एसिड वापस से बॉडी में रीयूज हो जाते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। दूसरा अपन देखते हैं कि हीम का क्या होगा, जब ये हीम है ये टूटेगा तो हीम फिर से दो भागों में टूटेगा, पहला बिलीवर्डिन में और दूसरा टूटता है ट्रांसफेरिन में या Fe3+ में। पहले अपन देखते हैं इसका ट्रांसफेरिन का, इसका क्या होता है, ये जैसे ही टूटता है ये जाता है लिवर में, लिवर में जाने के बाद में ये फेरिटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट होता है सर्कुलेशन में जाता है, सर्कुलेशन में जाने के बाद में ये वापस से बोन के पास जाता है, बोन मेरो में जाता है ग्लोबिन के साथ और विटामिन B12 के साथ जुड़ के, और फिर से आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करवा देता है अपने को। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बिलीरुबिन का क्या होगा। तो बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन ये हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट है, जो टूटता है ना तो बिलीरुबिन बढ़ता है। बिलीरुबिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्जुगेटेड, दूसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल, और अनकॉन्जुगेटेड वाला होता है फैट सोल्यूबल, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, अनसोल्यूबल होता है। तो अपने को ये चाहिए कॉन्जुगेटेड, तो लिवर क्या करता है, इसको कॉन्जुगेट करवाने का काम करवाता है। ये लिवर के पास में गया, लिवर के पास में जाने के बाद में लिवर क्या काम करवा देता है, इसको कॉन्जुगेट करवाने के बाद में इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, जीआईटी में। तो इंटेस्टाइन में भेजता है जीआईटी में, तो ये वहां पे जाके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बिलीरुबिन लिवर के पास जाके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ था, वो वाला दो ऑर्गन के पास जाता है अपने पास, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन में। किडनी के पास में जाता है तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया तो एक बैक्टीरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जिसको स्टेरोकोबिलिन कहते हैं। ये बैक्टीरिया इस बिलीरुबिन को फीसेस के अंदर मिक्स करवा के बाहर निकाल देता है, तो ये एक्सक्रीशन हो गया। क्या हुआ, आरबीसी टूटी तो हीमोग्लोबिन टूटा, हीमोग्लोबिन टूटा तो ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड वापस से अपनी बॉडी में काम आ गया। हीम टूटा दो भागों में, बिलीवर्डिन और ट्रांसफेरिन में। ट्रांसफेरिन और बिलीवर्डिन दोनों के दोनों जाते हैं लिवर के पास में। ट्रांसफेरिन तो फेरिटिन में कन्वर्ट होके बोन मेरो में जाके आरबीसी बना देगा, और बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड करवा के लिवर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से भेज के किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया बिलीरुबिन, क्योंकि घुला हुआ था, अपन ने क्या बोला था कॉन्जुगेटेड है तो वाटर सोल्यूबल होगा, तो वाटर में अंदर सोल्यूबल होकर बाहर निकल गया। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टेरोकोबिलिन बैक्टीरिया होता है, वो उसको चेंज करवाता है सोल्यूबिलिटी को और उससे बाहर निकाल देता है। ये समझ में आ गया। अब जनरल अपन देखते हैं बिलीरुबिन की रेंज कितनी होती है। नॉर्मल जो सीरम बिलीरुबिन होता है एडल्ट का, वो होता है 0.2 से 0.8 mg/dl, और न्यूबॉर्न के अंदर होता है 0.8 से 1.2 mg/dl। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ गया इस वैल्यू से तो बहुत सीवियर होता है, खतरनाक होता है, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो वो क्रिटिकल वैल्यू चिल्ड्रन के अंदर है 12 mg/dl, एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन, और न्यूबॉर्न के अंदर है क्रिटिकल वैल्यू 15 mg/dl से ज्यादा। अगर 15 mg/dl से ज्यादा हो गया ना छोटे बच्चों के अंदर, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा जाता है, वो डायरेक्ट जाके न्यूरॉन तक चला जाता है, और वहां पे जाने के बाद में एनसेफेलो करवा देता है, एनसेफेलोपैथी, जिसको हम कर्निक्टर्स बोलते हैं। ये बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ गया तो वो कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस, जॉन्डिस कहलाता है, जिसको अपन जनरल बोलचाल भाषा में पीलिया कहते हैं। तो लीवर डिसऑर्डर है, लीवर के अंदर चेंजेस करवा देता है, लीवर काम नहीं करता, जिसकी वजह से जनरली जॉन्डिस सब बच्चों को होता है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको सबको जॉन्डिस होता है।
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब होता है कि उसकी बॉडी ही काम से ढंग से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन था वो बाहर नहीं निकल पा रहा। पैथोलॉजी के मतलब अंदर ये है कि उसको कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से वो लीवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था बिलीरुबिन को और बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो अपने आप ठीक हो जाता है 2-3 दिनों में। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को सही करने के लिए दवाइयां दी जाती है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप फॉर्मेशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों ही आरबीसी का समझ में होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे ब्लड की दूसरी सेल डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। थैंक यू।